तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी एक टाइप की मैराथन है जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाएंगे बट 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा आफ्टर मैराथन की किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर लिखकर आना है। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप लोगों का ऑलमोस्ट पुराने वाले सिलेबस में 16 नंबर के आसपास का था। आप मान के चलो ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का आने वाला है और थोड़े ही समय में मैं आपके पास एक वीडियो रिलीज करूंगा मॉडल टेस्ट पेपर से कंपेयर करके कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो वहां क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोगों ने शुरू किया था। तो मूड में आया कि मैराथन करवाई जाए नोट्स से या आईसीएआई से। देखो नोट्स से सब करवा रहे, आईसीआई से कोई नहीं करवा रहा। क्वेश्चन आईसीआई से आना है और बच्चा ना नोट्स कितना भी पढ़ ले वो गिल्ट फील करता है जब तक वो इंस्टीट्यूट को नहीं पढ़ता। तो सिंपल, कोई काम नहीं करा, इंस्टीट्यूट के पूरा मॉड्यूल हम लोग मैराथन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आपकी क्लास बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन वाली होनी चाहिए। आज आप कवर करने जा रहे हो अपने 20 नंबर, ठीक है। मैंने सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों का स्टार्ट किया है और जैसी मैराथन हो जाए उसके बाद आप एक मेरे नोट्स से भी पढ़ लेना, हैंड रिटन नोट्स जो आप सभी के पास हैं। जिनके पास नहीं है वो मेरी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आप सभी के पास है और जो ऑनलाइन देखेंगे वो डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट हुआ मेरा 1 अक्टूबर 1932 को, इसका जन्मदिन था। 1 अक्टूबर 1932 को इसका डेट ऑफ बर्थ है। मेरे दोस्त पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हिस्सा हुआ करता था किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर। ऑल वेल, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर हुआ करता था और बाद में क्या किया, इंडियन पार्टनरशिप को एक सेपरेट कानून बनाकर अलग किया गया 1932 1 अक्टूबर को। इस पूरे के पूरे चैप्टर में टोटल 3 नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यूनिट बिना समय गवाए, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चे क्या होती है। तो मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन को आपको एक बार जरूर अपने नोट्स की तरफ लेकर जाऊंगा और वहां से ये डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपरली दिखाने वाला हूं। हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वेरी नाइस, सबको याद है, बहुत बढ़िया। सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो कम से कम कितने पार्टनर चाहिए मेरे बच्चे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल साइलेंट रहता है। एक मिनट भाई, मुझे पता आप लोगों को आता है, थोड़ा आराम से। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम जो है वो कंपनीज एक्ट ये कहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के लिए। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए। अगर 50 से ज्यादा आपको पार्टनर रखने हैं तो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हाँ, ये जो 50 की लिमिट है ये 100 तक जा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे तो। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीड मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। भाई एक मिनट रुक जा, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। सर ओरल पार्टनरशिप अगर बनती है यानी कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो रहा है, ओरल पार्टनरशिप अगर बनती है तो यूनिट 3 आपको याद आ जाएगा। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है? तो इसीलिए ऑप्शनल है क्योंकि ये यहां पर ओरल एग्रीमेंट बनाते हो। याद रखना, पार्टनरशिप हमेशा क्रिएट की जाती है एग्रीमेंट से
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है, याद करो, बाय स्टेटस। ऑल वेल है। फिर है टू शेयर द प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है हर पार्टनर का, या तो इक्वल रेशियो में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, या पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उस रेशियो के अंदर करेंगे। ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? कोई भी ट्रेडिंग, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो सर वो कैरी करते हैं सारे के सारे लोग या उनमें से कोई बंदा, कोई पार्टनर। याद है एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। तो भाई एक्टिव पार्टनर क्या करता है? वो स्लीपिंग के ब्याह पर फर्म में काम करता है, ठीक है। तो एक्टिव अलग हो गया, स्लीपिंग अलग हो गया। तो स्लीपिंग बंदा जो है वो प्रिंसिपल है, एक्टिव उसका एजेंट हो गया। तो आपस में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये मेरे प्यारे बच्चे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? उसकी म्यूचुअल एजेंसी। ऑल वेल है। तो ये हमने किया। वापस आते हैं अपनी इंस्टीट्यूट के मैट पे। तो मैंने आप लोगों को बताया एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मेरे बच्चे, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू, और पार्टनरशिप मस्ट बी ए रिजल्ट ऑफ एन organized to carry on some business which is trade, occupation और must share the। अगर डीड में लिखा है तो उस रेशियो में, कुछ नहीं लिखा तो। और यहां पर क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। ऑल वेल। टू और मोर पर्सन पे याद रखना, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के लिए कुछ नहीं बताया हुआ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 आता है, वो ये कहता है कि 50 तक फर्म के अंदर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। 50 से ज्यादा जाना है तो फर्म को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ऑल वेल है, ठीक है। तो एग्रीमेंट बिजनेस, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। और यहां पर शेयर प्रॉफिट में मैंने आपको बोला था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। या तो इक्वल रेशियो में कर सकते हैं, या एग्रीमेंट में जितना लिखा होगा उतना कर सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट लॉस शेयर का नहीं बनता, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, कोई लिखता है कि भाई दोनों बिजनेस करेंगे, आधा आधा लॉस। कभी कोई बोलता है ऐसे? वो बिजनेस ही नहीं करेगा, डिमोटिवेट पहले से कर दिया तुमने लाइन बोलकर। तो इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री ऑल द लॉसेस, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉस अनलेस एग्रीड अदरवाइज, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस भी बॉर्न होता है। और बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। इसको आप कहते हो म्यूचुअल एजेंसी। ऑल वेल। मतलब कि जैसे कि मान लो ए, बी और सी एक फर्म है। कोई ए बंदा कोई सामान परचेज करके ले आया, तो वो ए जो है वो बी और सी के बिहाफ पर भी एग्रीमेंट कर कर आया हुआ है। देखो, ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन एबीसी एसोसिएट्स, ए पार्टनरशिप फर्म। If A made certain purchases for the purpose of business from Mr. K, then Mr. K can recover the money from A, B or C, or as all partners are liable for any act done on behalf of the, because of the concept of mutual। कैसा लगा बच्चे? तो देखो, एक शब्द में बोलना नहीं, मैं बोलूंगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। All well। फिर पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या होता है? ट्रू टेस्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ऑल वेल। अगर आपसे मान लो कोई छोटा क्वेश्चन ट्रू टेस्ट के ऊपर आ जाए तो आपको ये इतना लिख कर आना बड़े प्रेम से। ऑल वेल। तो एग्रीमेंट हमने कर लिया। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बाय स्टेटस होता है। एचयूएफ जो है वो बाय स्टेटस होती है, ठीक है। तो एचयूएफ वाले पार्टनर नहीं होते। मान लो आपका बर्थ हो गया किसी एचयूएफ की फैमिली में, तो आप उसके पार्टनर नहीं हो, आप उसके मेंबर हो।
और पार्टनरशिप कभी भी बाय बर्थ नहीं बनती, पार्टनरशिप बनती है बाय शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मैंडेटरी। लेकिन हर वो बंदा जो प्रॉफिट शेयर करे जरूरी नहीं है क्या हो, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अच्छे से सुनना। देखो, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4 डेफिनेशन कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मैंडेटरी, बट एवरी पर्सन who share the profit will not be treated as partner। जैसे जैसे कि कोई माइनर, हम लोगों ने देखो पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी और यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट में माइनर कैन एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ, लेकिन वो कभी भी पार्टनर। किसी एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा हम रेमुनरेशन पार्टनर भी सॉरी प्रॉफिट भी दे सकते हैं। अब कोई तगड़ा एम्प्लॉय है जो जिसके बिना हमारी फर्म नहीं चल सकती, तो हमने उसको अपने पास रिटेन करने के लिए क्या करा, हमने उसको प्रॉफिट बांट दिया। हमने कहा भाई 2% सैलरी के अलावा प्रॉफिट भी ले ले, तो क्या वो पार्टनर हो गया? भाई फर्म का लैंडर हो सकता है, हम किसी से उधार लेने गए, हमने उससे उधार लिया और उधार जो हमने लिया तो हमने कहा भाई तेरे को मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा लेकिन तू प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले लेना। या कोई विडो विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है ये सिंगल टॉपिक भी आ जाए। पार्टनरशिप की खास बात ये है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। पिछली बार आया था ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी का आया था, यस, वही गलत हो गया इसलिए ही बैठा है तो चलो डन है, ऑल वेल मेरे प्यारो, ये हमारे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया। और फिर हमने बात करी एजेंसी की, तो म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द केस ऑफ ऑल वेल। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस की। मेरी एक इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं इनका डिफरेंस ना छोटे छोटे शब्दों में यहां पर लिखवाऊं, मतलब आपको नोट नहीं करना वर्ड, हाँ नोट से एक काम करते हैं, नोट से देखते हैं मेरे, ठीक है, मिक्सअप कर लेते हैं। जिन बच्चों पे नोट्स नहीं है, जो ऑनलाइन भी अभी देखेंगे, दीपक पाठक क्लासेस की ऐप पे जाके फ्री मटेरियल से नोट्स ले सकते हैं। तो यूनिट 1, अब ये डिफरेंसेस मैं अपने नोट से बताता हूं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अब आप लोग रिवीजन स्तर पर हो, आपने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। तो फर्म और कंपनी के बीच में सबसे पहला डिफरेंस होता है कंपनी के फीचर है। कंपनी का एक फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को जो है वो फॉलो करती है, लेकिन फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। फर्म की हर एक्टिविटी के लिए पार्टनर लायबल है, पार्टनर की हर एक्टिविटी के लिए फर्म लायबल है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होता है तो सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटे पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है, अभी पढ़कर आए हैं सेक्शन 4 में, एग्रीमेंट से होता है। मतलब आप पार्टनरशिप बनाते हो कैसे, एग्रीमेंट से। लेकिन कंपनी कभी भी एग्रीमेंट से नहीं बनती, कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। याद रखना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैंने यूनिट नंबर 3 बताया था आपको, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन पे एक बात बताई थी, मान लो 4 पार्टनर है, 3 की डेथ हो गई, चारों की डेथ हो गई, चारों पागल हो गए या 3 पागल हो गए, तो वो फर्म क्या हो जाती है। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी के इवन सारे मेंबर मर जाएंगे तो भी कंपनी बंद। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टाटा की कंपनी, 166 ईयर हो गए टाटा की कंपनी को, लेकिन वो आज तक। तो इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, जनरली ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर द फर्म इज, जनरली लिखा है, जनरली मतलब हो सकता है एग्रीमेंट में ये हो कि अगर एक आधा पार्टनर मर गया तो फर्म बंद नहीं होगी, तो नहीं होती, बट कंपलसरी बंद होगी। अगर 7 पार्टनर है, 6 मर गए तो बंद नहीं होनी है। लेकिन 7 पार्टनर है, 1 या 2 मर गए तो शायद बंद ना हो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो। और कंपनी इंजॉय करता है परपेचुअल सक्सेस। मेरे प्यारे बच्चे, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कंपनी का क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी में आप अपना शेयर कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। बस प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है,
शेयर ट्रांसफर करने की, अगर आपको याद हो तो। पब्लिक कंपनी में तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते। ऑल वेल। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है वो सारे पार्टनरों की होती है। और कंपनी का एक और फीचर है, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर होती है, ना कि उनके मेंबर्स के नाम पर। एजेंसी क्या होती है सर? पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है और शेयर होल्डर एजेंट, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 है, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 7। तो ये मेरा है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड फर्म। ऑल वेल है? ऑल वेल। अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, मतलब ये सारे डिफरेंसेस पढ़कर फिर हम वो बाकी के टाइप्स ऑफ पार्टनर। यूनिट 1 में ज्यादा टाइम नहीं लगता, यूनिट 2 को थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे हम। सेक्शन याद है सारे? पक्की बात है? अभी रटवाए थे मैंने पिछली। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। मेरे बच्चे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो बिजनेस कैरी करते हैं, और बिजनेस कैरी करने में काफी सारे लोग होते हैं, तो उनका एक हेड होता है, उसको कर्ता बोलते हैं। सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या कहते हैं? अब एचयूएफ के भी कुछ रेगुलेशंस है। पहली बात, एचयूएफ पार्टनरशिप नहीं होता है, इसीलिए तो डिफरेंस कर रहे हैं। एचयूएफ हिंदू लॉ के अंदर आता है, ये पार्टनरशिप नहीं होता है, तो इसीलिए आप इसका डिफरेंस कर रहे हो। तो एचयूएफ का रेगुलेशन क्या होता है? इट इज रेगुलेटेड बाय हिंदू लॉ। तो एचयूएफ मेरा रेगुलेटेड बाय हिंदू लॉ है। एक है दया भागा और एक क्या है? मिताक्षरा। दया भागा में क्या होता है? बेटा या बेटी को प्रॉपर्टी जो है वो पापा की डेथ के बाद ही मिलती है, और ये सिर्फ असम और बंगाल के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। बट मिताक्षरा में बाय बर्थ प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये कहां पर आता है? ऑल ओवर इंडिया। ऑल वेल। एक सेकंड बेटा। ठीक है, दया भागा और मिताक्षरा। ऑल वेल। तो दया भागा में क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ सन एंड डॉटर विल गेट प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर। इट अप्लाई ओनली इन असम एंड वेस्ट बंगाल। और मिताक्षरा में सन गेट्स राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी बाय, एंड इट अप्लाई ओनली इन द स्टेट ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट असम और। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था। अब पार्टनरशिप फर्म और सोशल क्लब एसोसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो सुनो, सोशल क्लब एसोसिएशन क्या होते हैं? एक ऐसे एसोसिएशन होते हैं जो सोसाइटी को सर्व करते हैं वेलफेयर के लिए, जैसे ब्लड रोटरी ब्लड वालों का होता है एसोसिएशन। और मैं एक टेंपल से कनेक्टेड हूँ, आप सभी जानते हैं, स्कॉन टेंपल, वो भी एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग भी एक, मतलब सोसाइटी के लिए काफी चीजें, मतलब मैं तो नहीं करता इतना, वो करते हैं। ठीक है, और कई ऐसे क्लब्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है, सोशल क्लब एसोसिएशन, जैसे जहां पर मंडे टू फ्राइडे सैटरडे आप काम करते हो, थक जाते हो, तो संडे को जाके आप वहां जाके स्विमिंग करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ लोग दारू दूरू भी पीते हैं, है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चे, फर्म का ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, लेकिन सोशल क्लब एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट होता है टू सर्व द सोसाइटी और इंप्रूवमेंट ऑफ। फर्म में नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, और सोशल क्लब में नंबर ऑफ मेंबर की कोई भी लिमिट। फर्म के अंदर रिलेशनशिप पार्टनर की होती है, और सोशल क्लब एसोसिएशन में मेंबर्स की होती है। ठीक है, अब कहता है कि भाई फर्म और को ओनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो फर्म और को ओनर क्या होते हैं, जरा ये बताओ। वेरी नाइस। किसी एक चीज का, कोई गुड्स का एक से ज्यादा मालिक।
ठीक है। और पार्टनरशिप और को ओनरशिप में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप हमेशा ओनली बाय एग्रीमेंट ही बनती है। इसका तो डेफिनेशन कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। लेकिन याद रखना, आपका जो को ओनरशिप है वो बाय एग्रीमेंट भी बन सकता है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट कर कर जो है वो कोई गुड्स या कोई सामान खरीद सकते हैं एक साथ। लेकिन ये बाय बर्थ भी हो सकता है, जैसे किसी घर में दो बेटे हैं, पापा की प्रॉपर्टी है, तो पापा की डेथ हो गई तो वो बाय बर्थ ही प्रॉपर्टी के क्या हो गए, ओनर हो गए। तो क्या उन दोनों भाइयों ने कोई एग्रीमेंट किया था? लेकिन अगर एक भाई दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं देगा तो उन दोनों में लठ जरूर बच जाएंगे, है ना। तो फर्म में क्रिएशन ओनली बाय एग्रीमेंट होता है और को ओनरशिप में इधर बाय एग्रीमेंट और बाय। अब बिजनेस, देयर मस्ट बी, फर्म में हमेशा बिजनेस का होना बहुत, और को ओनरशिप में देयर मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है, बस कुछ खरीद लिया तीन चार लोगों ने मिलके, ओके। फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम दो, मैक्सिमम 50, को ओनरशिप कितने भी लोगों के बीच में हो सकती है। फर्म चलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, और को ओनरशिप चलता है पर्सनल एग्रीमेंट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं। एक बार वापस बुक पे चलते हैं। आ जाओ बेटे। तो ये हमारा कंपनी के बीच में फर्म और कंपनी का डिफरेंस, क्लब हो गया, एचयूएफ हो गया, और आपका फर्म एंड को ओनरशिप एक है, पार्टनरशिप फर्म वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी सोशल क्लॉज के लिए कुछ मेंबर्स मिलते हैं, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ रिलीजियस एसोसिएशन होते हैं जो सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, चर्च वगैरह देखे होंगे, गुरुद्वारे, टेम्पल्स, ये वो। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? पार्टनरशिप क्या होता है? वो एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी, जहां प्रॉफिट शेयर करते हैं। एसोसिएशन में कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो है वो गेन के लिए करेंगे। एसोसिएशन एक तरीके से चैरिटी वगैरह जो होती है उसके लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर ऑन। पार्टनरशिप जो किया वो बिजनेस को रन करने के लिए किया और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया। और एसोसिएशन, मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम, जैसे कोई भी म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी या ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन होते नहीं है वो, सोसाइटी, जैसे कोई बिजनेस है, कोई व्यापारी लोग है, व्यापारी लोगों ने अपने एसोसिएशन बना दिया, आपने देखा होगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, चांदनी चौक व्यापार संघ एसोसिएशन, है ना। ये उनकी बात कर रहा, ऑल वेल। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने आप लोगों को बताया विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप एट, ये पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर या तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर या तो नंबर ऑफ एक्टिविटी या ड्यूरेशन क्या रहता है, फिक्स रहता है, कि जी हम 5 साल तक की पार्टनरशिप करेंगे, हम 3 साल तक की पार्टनरशिप करेंगे, तो ये फिक्स रहता है। और पार्टनरशिप एट विल जो होता है, विल के अंदर ड्यूरेशन, नंबर ऑफ एक्टिविटी कुछ भी फिक्स नहीं होता, नीदर ड्यूरेशन नॉर नंबर ऑफ एक्टिविटीज फिक्स। एक होता है विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, और एक क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल, सॉरी अपना जनरल नेचर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है जैसे कोई एक एडवेंचर के लिए काम करता है, और जनरल नेचर होता है वो कई सारे एडवेंचर के लिए काम करता है, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ए पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस वेयर अ पर्सन बिकम्स ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर, मतलब कोई एक काम करना है,
फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए पार्टनरशिप कर ली, फ्लाईओवर बन जाएगा, पार्टनरशिप भी खत्म। ये जब तक मतलब कोई एक बिजनेस कर रहे हैं छोटा सा, बस वो जब तक चल रहा है पर्टिकुलर। जनरल क्या है, वेयर अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। ए जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी सिर्फ पर्टिकुलर एडवेंचर की होती है, लेकिन जनरल में पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये डिफरेंस है। ऑल वेल, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ ना टाइम पीरियड होता है और यहाँ पर एक्टिविटीज होती है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर दोनों को एक साथ बता दिया, आईसीआई ने आपको अलग करके बता दिया। यहाँ टाइम है और यहाँ आपकी एक्टिविटी है, बस, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब बनती है हमारी पार्टनरशिप की क्या, डीड। तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस who have what who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो एग्रीमेंट राइटिंग में बना है तो हमेशा पार्टनरशिप की क्या बनेगी। मैंने आपको पार्टनरशिप की डीड दिखाई हुई है ऑनलाइन। तो पार्टनरशिप की डीड आपने देखा, वो स्टैम्प होता है, गांधी जी बैठे होते हैं उसके ऊपर, और उसपे वो, हाँ, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो उसके अंदर हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा लिखनी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने क्लास में पढ़ी। फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर के नाम क्या होगा, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कब पार्टनरशिप शुरू हो रही है, ड्यूरेशन मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या एट विल है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3, एडमिशन कब हो रहा है, रिटायरमेंट कब हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से, ड्रॉइंग एंड लोन कितने परसेंट से है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर डिसोल्यूशन हो गया तो अकाउंट कैसे सेटल करेंगे वो पहले से लिखा होता है, एंड प्रोविजंस फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। तो याद करो, अगर लिखा है डीड में तो हम सैलरी दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। ऑल वेल। और फिर हमारी बात थी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। जरा ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर एक एक करके मैं बोलूंगा, आपको ओरली याद करना है। सबसे पहला नाम क्या था, एक्टिव पार्टनर को, दूसरा नाम क्या था, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक्टिव, जिसका दूसरा नाम ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो बंदा होता है, वो पार्टनर होता है जो फर्म की एक्टिविटी में कंटिन्यूअसली, लगातार, रेगुलर बेसिस पर काम करता है। वो बंदा हमेशा लाइबल होगा किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। और याद रखना, अगर वो कभी रिटायरमेंट या एक्सपल होगा तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक डेली बेसिस पर उससे डील कर रही है। ऑल वेल। फिर था मेरा स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग को मैं करता हूं डोरमेंट पार्टनर, एक वो पार्टनर जो फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन लाइबल वो भी होगा, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल वो भी होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी फर्म के नाम से आती है और फर्म के नाम में एक्टिव, स्लीपिंग सब रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस, पब्लिक नोटिस नहीं देना होता रिटायरमेंट पे। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस बाय स्लीपिंग पार्टनर। फिर हमने बताया नॉमिनल पार्टनर। बेटा नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर जो सिर्फ फर्म को अपना क्या देता है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ये भी लाइबल, क्योंकि थर्ड पार्टी इसी के नाम से आई है। फिर हमने बताया था सब पार्टनर। सब पार्टनर मतलब होता है पार्टनर का पार्टनर। फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी। बी ने बोला यार सी को पार्टनर लेकर आते हैं, ए ने मना कर दिया, तो फिर ये नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टनर कोई भी आएगा विद द कंसेंट आएगा। तो बी ने सी को बोला तू मेरा पार्टनर बन जा। तो क्या ये सी बंदा फर्म के लिए लाइबल होगा, क्योंकि फर्म में इसका कोई भी डीड में नाम। पांचवा था मेरा पार्टनर बाय स्टॉपेल, और इसी को मैं क्या कहता हूं, पार्टनर बाय, अच्छा
ठीक है, आज एक क्वेश्चन इस पे भी होगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब एक वो पर्सन जो फर्म का पार्टनर नहीं होता, लेकिन पब्लिकली उसने ऐसा माहौल क्रिएट करा कि पब्लिक को लग रहा है कि वो फर्म का पार्टनर है। और एस्टॉपेल मैंने बता रखा है, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। तीन पार्टनर है एबीसी, वो डी को अपने साथ बैंक लेके गए, बैंक को वो मैनेजर को बोला डी हमारा पार्टनर है, तो डी तो पार्टनर नहीं था तो उसको मना करना चाहिए था, डी ने मना नहीं करा, चुपचाप बैठा रहा। मैनेजर ने समझा डी पार्टनर है, लोन दे दिया। कल को डी नहीं बोल सकता कि मैं पार्टनर नहीं था, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, क्योंकि वो पार्टनर माना जाएगा बाय। और भी छोटे मोटे पार्टनर होते हैं, एक इनकमिंग पार्टनर होता है, एक आउटगोइंग पार्टनर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में देख लेते हैं। देखो एक्टिव का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल, समझ गए। फिर सब पार्टनर, आउटगोइंग, स्लीपिंग और डोरमेंट। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई देख प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो तुम लोगों का। अच्छा, फर्म की फटी पड़ी है, फर्म को चाहिए ही चाहिए वो बंदा, फर्म ने कहा ठीक है भाई, प्रॉफिट हुआ तो तेरा, लॉस हुआ तो हम झेल लेंगे, तो वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हुआ। एक है इनकमिंग पार्टनर और एक होल्डिंग आउट या स्टॉपल। ऑल वेल, तो चलो जी, ये हमारा प्रॉपरली हो गया। बेटे होल्डिंग आउट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर, मैं एक बार इसको पढ़ाऊंगा और आज का एक क्वेश्चन भी आएगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय, एज इट इज लिखवाऊंगा अभी जब आंसर लिखवाऊंगा। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर or allow other to do it, he is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which creditor may be presumed to have. So when a person represent himself or knowingly permit himself to be represented as a partner in a firm, he is liable like a partner to anyone who on the faith of such representation has given credit to the। और ये हमारी आ गई समरी। बेटे लास्ट में ना बस ये समरी लास्ट डे पे अच्छे से पढ़ के जाए। मैं पहले ये बना रहा था तो मैंने देखा है तो आपके इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर प्रॉपरली बना दिया, तो मैं क्यों बनाऊं इसको। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। काइंड्स हो गए ये। चलो यूनिट नंबर 2 पे आ जाते हैं। कैसा लगा जी यूनिट 1? बस यूनिट 2 में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छे से होगा। चलो जी ज्ञान देवताओं, यूनिट 1 की पूरी रिवीजन, बोलना मत कोई भी, बोलोगे तो मन में बोलना, ऐसे वो भसड़ हो जाती है थोड़ी सी, है ना। चलो भाई, पार्टनरशिप का डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1932 और ये 11th चैप्टर हुआ करता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। यूनिट 1 पूरा बता रहा हूं, ठीक है। फिर सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन, सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कम से कम 2 होंगे। पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। वहां कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से होगी। एग्रीमेंट हमेशा हमारे ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड बनती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंडेटरी है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता, जैसे कंपनी का एम्प्लॉय, विडो किसी डिसीज पार्टनर की, कोई माइनर या कोई लैंडर। ऑल वेल। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में आपको ये देखना है एग्रीमेंट होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है और आज आपस में म्यूचुअल एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। ऑल वेल। फिर हमने बात करी कुछ डिफरेंसेस की, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी। फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, कंपनी का होता है। फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं, कंपनी में प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 होते हैं। फर्म के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है, कंपनी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। फर्म में पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता,
कंपनी के अंदर मेंबर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्म में जो प्रॉपर्टी होती है वो सब पार्टनर और फर्म दोनों की होती है। कंपनी के अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ कंपनी की होती है, पार्टनर की नहीं होती। फर्म के अंदर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी के अंदर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर हमने फर्म और एचयूएफ पढ़ा, फर्म एचयूएफ सोशल क्लब एसोसिएशन, को ओनरशिप पढ़ा हमने। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहले उससे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताया। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, एक पार्टनरशिप एट विल होता है, और एक जनरल पार्टनरशिप होता है। अच्छा, एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर ड्यूरेशन फिक्स होती है, तो वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगी। जहां ड्यूरेशन फिक्स नहीं होगी वो अलग हो जाएगा। ऑल वेल, तो ये चार हमारे नाम थे। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ पार्टनर की। पार्टनर का टाइप, जब एक एक्टिव पार्टनर, जिसको आप ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हो, वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा, और वो जब रिटायरमेंट करेगा तो उसको पब्लिक नोटिस देना है। ऑल वेल। और फिर हमने बात करी स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको आप दूसरा नाम डोरमेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हो, और ये बंदा थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, ये भी होता है, बट इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती रिटायरमेंट और एक्सपल्शन के टाइम पर। फिर हमने बात करी नॉमिनल पार्टनर की। ये वो पार्टनर होता है जो सिर्फ अपना नाम फर्म को देता है, तो ये लाइबल होगा। सब पार्टनर मतलब पार्टनर का पार्टनर नहीं लाइबल होता। फिर हमने बात करी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसको आप पार्टनर बाय स्टॉपेल भी बोलते हो, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। अगर पब्लिकली मैंने होल्ड किया है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, बेशक नहीं था, तो भी मैं लाइबल होने वाला हूं। फिर हमारे इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ऑल वेल था। तो ये हमारा चैप्टर यूनिट 1 कैसा लगा, फाइनल रिवीजन। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 की मैं बात करता हूं। यूनिट 2 आपका बड़ा अच्छा यूनिट है, मैंने आपको बिल्कुल सेक्शंस इसके अंदर रटवा दिए थे। यूनिट का नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर के रिलेशंस क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट नंबर 2 के अंदर पार्टनर्स के रिलेशंस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि पार्टनर के रिलेशन में सबसे पहले पार्टनर की कई सारे राइट्स बताई जाएगी, फिर पार्टनर के ड्यूटीज बताए जाएंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, और पार्टनरशिप के अंदर एक लास्ट चीज और बताई थी, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, चेंज इन द लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर, जैसे कि कोई नया पार्टनर एडमिशन हो गया, किसी का रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्शन 9 से ये यूनिट मेरा स्टार्ट होता है। पार्टनर की जनरल ड्यूटी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था पार्टनर की जनरल ड्यूटी ये होती है कि वो कैरी करेगा बिजनेस ऑफ द फर्म को इन ग्रेटेस्ट कॉमन, और वो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म जो है वो दूसरे पार्टनर्स को देगा। सेक्शन नंबर 9, सारे पार्टनर बाउंड है टू रेंडर अकाउंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्रॉपर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे और सही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेक्शन नंबर 9, ये जनरल ड्यूटी है पार्टनर की। ऑल वेल, देखो आप भी कहीं जॉब करोगे, कहीं काम करोगे, कहीं पार्टनर बनोगे, घर पे रहोगे, तो आपकी ड्यूटी नहीं है अपने घर को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना, अपनी फर्म को चलाना, तो यही पार्टनर की ड्यूटी है। सेक्शन 9। फिर सेक्शन नंबर 10 था, अगर कोई पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर कर वो फर्म का पार्टनर बन गया, या कोई फ्रॉड करके उसने फर्म के बिजनेस के अंदर कोई गड़बड़ करी, तो सर सेक्शन 10 ये कहता है कि वो पार्टनर फर्म को, फर्म का जो भी लॉस हुआ है उसको इंडेमनीफाई करेगा। तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय द फ्रॉड, सेक्शन नंबर। ठीक है, अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, सेक्शन नंबर 11। तो देखो, जो भी पार्टनर के बीच में राइट्स पार्टनर के होंगे, पार्टनर की ड्यूटीज होगी, कई सारे राइट्स होते हैं, कई सारी ड्यूटीज होती है, कई राइट्स को कम किया जा सकता है, कई ड्यूटीज को कम किया जा सकता है। ये सब कुछ कैसे कम होता है, बाय एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड के द्वारा। देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट the mutual rights and duty of a partner of a firm may be determined by the contract between the, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और
इम्प्लाइड होता है कोर्स ऑफ डीलिंग में। ये कॉन्ट्रैक्ट वैरी कर सकता है ऑल, सबकी कंसेंट के अकॉर्डिंगली, ऑल वेल। फिर बात थी एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार करने से रोकना, तो ऐसा एग्रीमेंट भी हम कर सकते हैं। अब 4 पार्टनर हैं, तो डी कोई और बिजनेस भी कर रहा है, तो हम शायद ए बी और सी बोले कि भाई तू और बिजनेस नहीं कर सकता। उसने अगर साइन कर दिया कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, तो नहीं कर सकता, ऑल वेल। फिर हमारी बात हुई सेक्शन नंबर 12 की, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अभी बहुत अच्छे तरीके से समझना, इससे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, सेक्शन 9 क्या है, जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। जनरल ड्यूटी क्या है, फर्म के बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना। सेक्शन 10 क्या है भाई, इंडेमनीफाई करेगा एक पार्टनर फर्म को अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो। सेक्शन नंबर 11 क्या है भाई, पार्टनर की कोई भी राइट्स, पार्टनर की कोई भी ड्यूटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर कर आपस में डिसाइड की जाएंगी। सेक्शन नंबर 12 कहता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब देखो सेक्शन ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे। जनरली क्या है, हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, अगर वो एक्टिव पार्टनर होगा तो, है या नहीं है। हर एक पार्टनर का अधिकार है कि भाई उसको डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज को करने का मौका मिले, और हर पार्टनर को अपनी ड्यूटीज डिलीजेंट तरीके से करनी है। कोई भी डिफरेंस अगर अराइज होता है, देखो लड़ाई झगड़े हमेशा होंगे, आप सब भी यहां पढ़ते हो, आपस में भी कभी कभी गुथ जाते हो, लेकिन फिर सेटलमेंट भी हो जाता है। लड़ाई झगड़े फर्म के पार्टनर के बीच में भी होंगे, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं तो वो लोग आपस में मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सेटल कर देगी। लेकिन याद रखना कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर भी सेटलमेंट नहीं कर सकती, अगर बिना पूछे पार्टनर के किसी फर्म को फर्म के अंदर एडमिशन करा दिया। 3 बातें बताऊंगा। कोई नया पार्टनर फर्म में बिना किसी से पूछे नहीं आ सकता, और मान लो किसी से नहीं पूछा और नया पार्टनर ले आए और फिर बाद में उसको मनाने गए तो वो मानेगा नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर भी नहीं मना सकती। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक माइनर को एडमिट बिना पूछे किसी से नहीं करोगे। याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ। और तीसरा, बिजनेस का नेचर चेंज मत करना। मैंने अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस आता है तो वो आपस में सेटल हो जाएगा, बट इन तीनों को छोड़कर। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, वरना लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस मुझे दे रहे हैं वो कितना है। ओके, तो इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहां पर पूरा डिटेल में। अब सेक्शन नंबर 13, म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल लाइबिलिटी, ये अच्छे से समझना। उससे पहले बोलना मत, मैं बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 9, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में करना। सेक्शन 10, पार्टनर ने फर्म के साथ कोई फ्रॉड किया तो वो इंडेमनीफाई करेगा। सेक्शन नंबर 11, पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके संभाले जाएंगे। सेक्शन नंबर 12, वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट ले सकता है, जस्ट अभी मैंने ऊपर किया, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। कोई गड़बड़ की गई है तो पार्टनरशिप आपस में क्या कर लेंगे, वो सेटल कर लेंगे, ठीक है, सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन 3 सिचुएशन में सेटलमेंट नहीं हो सकता, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, माइनर को ले आए और बिजनेस का नेचर चेंज कर दिया। अब सेक्शन नंबर 13 है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी। देखो जी, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में ये कहता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है मैं उसकी बात, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो एक पार्टनर रेम्युनरेशन रिसीव नहीं कर सकता। एक पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयर करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सिर्फ प्रॉफिट से मिलेगा। एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है वो 6% से ज्यादा। जब सेक्शन 10 में पार्टनर ने फ्रॉड किया था, कुछ गलती की थी, तो उसने फर्म को इंडेमनिफाई किया था। ऐसे ही मान लो फर्म ने कुछ गड़बड़ करी है या पार्टनर ने फर्म के लिए कोई पेमेंट अपनी जेब से की है, तो फिर फर्म वो पैसे इंडेमनिफिकेशन के रूप में किसको देगी? तो द फर्म शैल इंडेमनिफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑल वेल, ठीक है। तो ये हमारे सबकी डिटेल्स हैं। अब सेक्शन नंबर 14 क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया ना, BAG, एनी प्रॉपर्टी सॉरी मैं नहीं आ पा रहा, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। आप बेटे कैसा गया? वो तो बच्चों वाला ही था, लॉ का। अच्छा किया था, तो मतलब कोई बात नहीं। अभी 2 पे स्टार्ट कर दो। अभी तो दोनों दे दिए ना आपने। हाँ बेटे आपको सर बता देंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। अभी बता देंगे सर आपको, ठीक है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। टैक्सेशन तो अच्छा क्या होगा? ओहो, चल कोई नहीं, अब कर दियो, ठीक है, ओके। चलो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 14 मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी B, A और G। B4 कोई भी एसेट्स ब्रॉड बाय द पार्टनर एक्वायर्ड बाय द फर्म और गुडविल। ऑल वेल है। ब्रॉड बाय द पार्टनर एक्वायर्ड बाय द फर्म एंड गुडविल, सबको ओके। लेकिन पहले सेक्शन 9 बोलना नहीं, मैं बोलूंगा। सेक्शन 9 क्या है? जनरल ड्यूटी पार्टनर की क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में फर्म के बिजनेस को चलाना है, और दूसरा सारी ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है। सेक्शन 10 अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो वो फर्म को इंडेमनिफाई करेगा। सेक्शन नंबर 11 कह रहा है हर पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की जाएंगी। सेक्शन नंबर 12 कह रहा है क्या? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर एक पार्टनर का अधिकार है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो एक्सेस करे बुक्स ऑफ अकाउंट को। कोई गड़बड़ हो तो मेजोरिटी सल्टा लेगी मामला, लेकिन मेजोरिटी नहीं सल्टाएगी। अगर एडमिशन बिना पूछे कर दिया किसी पार्टनर का, कोई माइनर को ले आए। और सेक्शन नंबर 13 कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस प्रोविजन। आप रेमुनरेशन मत मांगने आ जाना, शेयर प्रॉफिट इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, और अगर आपको हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ तो हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। और सेक्शन नंबर 14 कहता है पार्टनरशिप एनी एसेट्स ब्रॉट बाय द पार्टनर एक्वायर्ड बाय द फर्म और, कैसा लगा जी? सेक्शन नंबर 14 ये देखो BAG, ऑल वेल। फिर हमने बात करी एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सेक्शन नंबर 15 ये क्या कहता है? भाई सुनो, मेरे बहुत अच्छे तरीके से सुनना। कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो किसके नाम पे होती है? तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि मान लो कोई पार्टनर का पर्सनल एसेट्स हो गया तो वो किसके नाम पे होगी? पहले पार्टनर के नाम पे होगी। ऑल वेल। सेक्शन 15 प्रोवाइड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द, तो फर्म की प्रॉपर्टी को आप फर्म के बिजनेस में यूज करना, घर में मत यूज कर लेना। In partnership there is a community of interest which all the partner take in the property of the, but that does not mean that during the subsistence of the partnership एक particular partner has any proprietary interest in the assets of the, अभी बिजनेस चल रहा है ना, सबसिस्टेंस मतलब चल रहा है बिजनेस,
हाँ बंद हो जाएगा तो फिर एसेट्स बांट लेंगे, अभी तो चल रहा है बिजनेस, तो अभी आप कैसे हमारी एसेट्स को ले सकते हो। ऑल वेल, तो 15 सेक्शन हो गए। चलो अब 16 सेक्शन है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय ए, कोई एक पार्टनर ने चुपचाप से पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लिया, बेटे वो प्रॉफिट तेरा है ही नहीं, वो किसका है ना। तो आ जाओ सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ, सेक्शन 10 इंडेमनिफिकेशन अगर पार्टनर फ्रॉड करता है, सेक्शन 11 राइट्स एंड ड्यूटीज, सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी, 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, और सेक्शन नंबर 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय। तो 9 से 16 रट गया। तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर डिराइव करता है एनी प्रॉफिट अपने लिए किसी भी फर्म की ट्रांजेक्शन के साथ, फर्म का प्रॉपर्टी को यूज करके, तो वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को जाएगा, ना कि पार्टनर को जाएगा। ऑल वेल, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल एक शुगर वाला दिया था, यहाँ एक ए पार्टनर था, वो खुद ही होलसेल ग्रोसर था, उसी ने फर्म को सप्लाई कर दी अपनी फर्म को और प्रॉफिट कमा लिया, तो वो प्रॉफिट फर्म का था। ऑल वेल, अब हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर ए चेंज इन। तो फर्म के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव हुए, जैसे कोई नया पार्टनर आ गया तो कुछ बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि एक्सपायरी होगी, पर्टिकुलर पार्टनर था, पार्टनरशिप फर्म थी और वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, एट विल में चली गई, तो चेंज हो गया। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर ए चेंज इन फर्म, तो पहले तो ये बताया हुआ है कि फर्म चेंज होती कैसे। एक तो तब जब कोई नया पार्टनर आ जाता है, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर गो आउट बाय डेथ। अच्छा, डेथ सबकी नहीं हुई है, एक आदि की हो गई, सबकी होती तो यूनिट 3 में जाता डिसोल्यूशन। Where the partnership concern carries on business other than the business for which it was originally, and where the partnership business is carried out on after of the expiry of the term fixed for the purpose। जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो एट विल में चली गई, तो याद रखना कोई भी चेंज होते हैं तो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये नहीं कि पार्टनरशिप में कुछ चेंज हो गया तो वो लाइबिलिटीज से दूर भाग रहे, तो वो नहीं भाग सकते। तो नंबर ए आफ्टर ए चेंज इन द फर्म, कह रहा वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। ऑल वेल, बी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, where a firm constituted for a fixed term continue to carry on business after the expiry of that term, mutual rights and duty of the partner remain the same as they were before the expiry। ठीक है, चलो अब है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू, भाई पार्टनर थर्ड पार्टी का क्या होता है, एजेंट होता है। सेक्शन नंबर 18 कहता है एक पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जो जाता है तो वो फर्म के बिहाफ पे जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका एजेंट हो जाता है। ऑल वेल, पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, अगर कोई थर्ड पार्टी के पास पार्टनर जाएगा तो वो एजेंट हो जाएगा। तो चलो जी, सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 10 indemnity by the partner to the firm in case fraud done by the partner, सेक्शन 11 कोई भी पार्टनरशिप की राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट करके बताई जाएगी, सेक्शन 12 पार्टनर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस,
वो कोई भी गड़बड़ होती है तो मेजोरिटी सल्टाएगी मामला, ये सारी चीजें हैं। सेक्शन नंबर 13, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी अनलेस एक्सप्रेस प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो उसकी बात नहीं कर रहे। एक पार्टनर रेमुनरेशन नहीं ले सकता। इंटरेस्ट और एडवांस 6% इंटरेस्ट और कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट इंडेमनीफाई करेगा, सारे काम करेगा। सेक्शन 14 पार्टनरशिप। सेक्शन 15 पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। सेक्शन नंबर 17 राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर द चेंज। और सेक्शन 18 पार्टनर क्या होता है? एजेंट होता है। ठीक है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन पिछली बार भी, और आज मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन यहां से आपके लिए 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि समय भी लिमिटेड होता है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पार्टनरशिप को लिखना है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन नंबर 19। तो देखो सुनो, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक पार्टनर की कई सारी अथॉरिटीज होती है इम्प्लाइडली, उसको सबसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती, और ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। जैसे मैं ये मान के चलूं हम किसी गुड्स की ट्रेडिंग करने वाली फर्म है, तो मेरी कई सारी इम्प्लाइड अथॉरिटी कवर्ड है और कई सारी नॉट कवर्ड है। कवर्ड क्या 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 है? मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे और ले सकता हूं, मैं किसी एम्प्लॉय को फायर कर सकता हूं, हायर कर सकता हूं, मैं किसी पे केस फाइल भी कर सकता हूं, मैं लॉयर भी अपॉइंट कर सकता हूं, ये सब कर सकता हूं। और कुछ और काम जो मैं नहीं कर सकता अगर मैं ट्रेडिंग फर्म हूं, तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म की बेच नहीं सकता, लेकिन मैं तब नहीं कर बेच सकता जब मैं ट्रेडिंग गुड्स का बिजनेस, मान लो मेरा काम ही प्रॉपर्टी का है, तो बेच सकता हूं ना। इसीलिए कह रहा था इम्प्लाइड अथॉरिटी घटती बढ़ती रहती है। मैं अपने नाम पर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, अच्छा मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मैं केस कर सकता हूं, लेकिन मैं केस वापस, मैं कोर्ट के केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता। ऑल वेल, तो बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं और बहुत सारी चीजें कवर्ड। तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 19 जो है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो सेक्शन 22 मोड ऑफ डूइंग टू बाइंड फर्म। अगर आप फर्म को बाइंड करना चाहते हो तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे करोगे? फर्म के नाम पे करोगे। ऑल वेल, at the very outset you should understand what is mean by implied. You have just read that every partner is an agent of the for the purpose of the, इसीलिए consequently as between the partner and outside world each partner is agent of every other in every matter connected with the partnership business. His act bind the, मतलब हर पार्टनर का एक्ट जो है वो फर्म को बाइंड करता है, ये सेक्शन 22 बोल रहा है, बट विद इन द कैपेसिटी किया हो। फिर सेक्शन 19 जो है वो डील करता है सेक्शन 22 के साथ में, वो ये कहता है कि क्या क्या एक पार्टनर कर सकता है, लेकिन करने से पहले याद रखना वो फर्म के नाम से करेगा। तो मैंने ये बोला कि एक्ट डन मस्ट रिलेट टू यूजुअल बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में किया हो, फर्म के नाम पे किया हो, और वो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर होता हो। ठीक है। देखो यहां लिखा भी हुआ है, इफ पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर ही मे प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, he may buy goods on account of partnership, he may borrow money, contract debt and pay debt on account of the partnership, he may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate and procure to be discounted promissory note. All well, एक सेक्शन और है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 ये कहता है, 21 भी है, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड। तो भाई पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं, और ये सब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। और लास्ट, एक पार्टनर इमरजेंसी में कुछ भी, ठीक है। सेक्शन 19 किसका है? 19 है इम्प्लाइड अथॉरिटी, बेटे 9 नहीं, रिवीजन नहीं करा रहा, 19 है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द फर्म। सेक्शन नंबर 21 है पार्टनर इमरजेंसी में कुछ, 20 है
एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर, 21 है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, और 22 कहता है कि मोड ऑफ डूइंग टू एक्ट टू बाइंड द फर्म। आपके एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से यही क्वेश्चन दे दे, आज लिखवाऊंगा इसको मैं, ठीक है। चलो जी, अब है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर। भाई इफेक्ट ऑफ एडमिशन क्या हो जाएगा? अब नया पार्टनर आ जाएगा, पीएसआर वगैरह चेंज हो जाएगा। देखो, पार्टनर एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन, लेकिन एडमिशन क्या होगा? पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय ए पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म। अच्छा, ये कुछ और कह रहा है, ये क्या कह रहा है सुनना। This section speak of admission and representation being evidence against the firm, that is to say they will affect the firm when tendered by a third party. They may not have the same effect in the case of dispute between partners themselves. पहले एग्जांपल सुनो। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, स्पेयर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल बाइक बेचता है, स्पेयर पार्ट। जेड ने स्पेयर पार्ट यामा मोटरसाइकिल के लिए है, आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय एक्स दैट स्पेयर पार्ट इज सुटेबल फॉर हिज, मतलब एक्स ने जेड को बोला कि ये स्पेयर पार्ट तेरी बाइक के लिए सुटेबल है। वाई इज इग्नोरेंट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, वाई को नहीं पता था, स्पेयर पार्ट्स अनसुटेबल थे, तो क्या जेड को जो लॉस हुआ उसके लिए वाई भी लाइबल होगा? तो यस। मतलब इफेक्ट ऑफ एडमिशन का मतलब होता है एक पार्टनर अगर किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो म्यूचुअल एजेंसी में काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बाकी वाला पार्टनर भी उस चीज के लिए क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। ऑल वेल, मतलब एक पार्टनर एज एजेंट ऑफ ईच पार्टनर, क्या कह रहा हूं मैं, पार्टनर एक दूसरे क्या होते हैं? कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, लेकिन बाइंडिंग रिलेशन तभी होगा जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। स्पेयर पार्ट्स का काम था तो स्पेयर पार्ट ही तो बेचा, कोई गलत ड्रग्स थोड़ी बेचा था। ऑल वेल, तो ये सेक्शन नंबर। अब सेक्शन नंबर 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये क्या है? ध्यान से देखना। इफेक्ट ऑफ नोटिस मतलब कुछ पता लग गया, क्या लग गया? देखो, पी क्यू एन आर आर पार्टनर इन बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ, आर परचेज ए सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, आर ने फर्म के बिहाफ पे एस से खरीद ली। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट कार इज चोरी की एंड एक्चुअली बिलोंग टू पी एन क्यू आर इग्नोरेंट, तो क्या पी एन क्यू लाइबल होंगे? द ओनली एक्सेप्शन वुड लाई इन द केस ऑफ फ्रॉड वेदर एक्टिव और पैसिव। कह रहा था नोटिस ऑफ ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन मैटर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द फर्म operate as a notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that, thus the notice to one is equivalent to the notice of rest of the partner। मतलब एक को पता लग गया, आर को पता लग गया, तो समझ लो पी और क्यू को भी पता लग गया कि फर्म कार चोरी की थी, क्यों खरीदा? तो अगर आर ने चोरी की कार खरीद ली, नुकसान हो गया, तो अब पी और क्यू दोनों लाइबल। ऑल वेल, स्लीपिंग हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करते हैं, वो तो घर में सो रहे होते हैं। कोई भी हो, स्लीपिंग हमेशा थर्ड पार्टी के लाइबल नहीं होते। चलो जी, अब लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, तो लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी, सबसे पहले
एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द, तो बताओ पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे या नहीं होंगे थर्ड पार्टी के लिए? ठीक है, पहली बात। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द, तो फर्म भी लाइबल होगा अगर पार्टनर ने कुछ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है बाकी सबसे पूछ के और वो पार्टनर की अथॉरिटी में था, तो कुछ भी किया लाइबल होगा। जैसे अभी वो कार वाला था, सब लाइबल हुए थे। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द, तो it may be observed that the working of two causes of section 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between two category of cases of misapplication of money by partner। अगर मिस एप्लीकेशन करता है ना, मैं दोनों कैटेगरी में बता रहा हूं, फर्म लाइबल है, क्योंकि थर्ड पार्टी को थोड़ी कुछ पता है। देखो, पार्टनर्स ने कोई भी काम किया हो, एक सिंगल वर्ड में समझ लेना, थर्ड पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अगर थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ है तो फर्म में पार्टनर को पता था नहीं पता था, तुम भाड़ में जाओ। थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी यहां पर कुछ थर्ड पार्टी को आपको चुकाना पड़ेगा। ऑल वेल। अब सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स, मतलब कोई बताएगा? कोई पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है किसी और बंदे को, जिसको ट्रांसफर हो रहा है वो कौन है? तो क्या उसका अधिकार है इंस्पेक्शन करने का या नहीं? यस, यस। उसको कैसे पता चलेगा उसको सही सामान सही पैसे मिले? इसको मैं पूरा पढ़ूंगा। अ शेयर इन ए पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बट एज द पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंट, द असाइनी, असाइनी मतलब जिसको शेयर मिला है, ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट मतलब पार्टनर के इंटरेस्ट जिस बंदे को मिला है, सेल करने से, मोर्टगेज करने से और अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज एज द ओरिजिनल। मतलब ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में बी का प्रॉपर्टी जेड को मिल गया, तो जेड जैसे ओरिजिनल बी इंजॉय कर रहा था, जेड वैसे इंजॉय नहीं कर सकता। द राइट्स ऑफ ए ट्रांसफरी आर एज फॉलोज। जब फर्म कंटिन्यू में है तब फिर वो बंदा इंटरफेयर, लेकिन जब फर्म का डिसॉल्व हो रहा है तब यहां पर ट्रांसफरी इंटरफेयर करेगा, क्योंकि भाई अब तो ट्रांसफरी के ऊपर भी बात हो जाएगी। ऑल वेल, ठीक है। फिर हमने बात करी माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन नंबर 30, बहुत सिंपल, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ। सर अगर माइनर को पार्टनर बनना है मेजर होने के बाद, तो 6 महीने के अंदर क्या देगा? वो नोटिस देगा कि मुझे पार्टनर बनना है, और अगर वो पार्टनर बन गया तो लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? ऑल वेल। और माइनर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनर के राइट क्या है? ए माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू इज एग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट। भाई माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। अब हो सकता है कि माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड है तो पार्टनर बोले मैं तो तुझे प्रॉफिट दूंगा ही नहीं, तू तो केस कर ही नहीं सकता। अरे भाई माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड है, केस फाइल कर सकता है। ऑल वेल। He can have access to and inspect a copy of the account of the firm. He can sue the partners for account or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not। वो पार्टनर पे भी केस कर सकता है अपने शेयर के लिए माइनर, और मेजर होने पर 6 महीने के अंदर वो पार्टनर बन भी सकता है और छोड़ भी सकता है उसकी इच्छा के अनुसार। चलो अब लाइबिलिटी देखो, मेजोरिटी बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी द लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द, ठीक है। हाँ, जो माइनर की लाइबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ उसका जो प्रॉफिट है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब माइनर पर्सनली लाइबल।
माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती और माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। और मेजोरिटी बनने के बाद विद इन 6 मंथ और उसको पता चला तो वो पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, वो एडमिट भी हो सकता है और फर्म को, अगर उसने इलेक्ट किया कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो वो क्या देगा कि भाई मैं पार्टनर, ठीक है। और अगर वो पार्टनर बन गया तो पर्सनली लाइबल होगा। अब जिस दिन से वो एडमिट हुआ है, फास्ट से नहीं, जिस दिन से वो, हाँ जी, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब है लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। 31 से सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर। As we have studied earlier, subject to a contract between partner and the provision regarding minor, no new partner can be introduced in a firm without the consent of all the, मतलब एक कोई भी पार्टनर आ रहा है तो वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आएगा। और नए पार्टनर के जो राइट्स होंगे वो उस दिन से स्टार्ट होंगे जिस दिन वो फर्म में, अनलेस कुछ एक्सप्रेस प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में है तो, ठीक है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। भाई साहब एक पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और वेयर द पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस। याद करो मैंने कहा था पार्टनरशिप एट विल में सबकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बिना कंसेंट के रिटायर, या चाहे पर्टिकुलर हो चाहे एट विल हो, सब लोगों की मर्जी हो गई तो रिटायर हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर हमारी एक्सपल्शन। आप किसी भी पार्टनर को एक्सपल ऐसे ही नहीं कर सकते, पार्टनर है वो प्यून नहीं है कि लेट आया 3 मिनट बाहर जा, आपके पास अधिकार नहीं है उसको एक्सपल करने का, समझ गए। तो एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर टू बी एक्सपर्ड इज सर्व विद ए, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। ये आपको रट मारना, ठीक है। और एक्सपल्शन हमेशा पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए और उसको नोटिस देकर विद पूछकर तभी एक्सपल आप करोगे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब इंसॉल्वेंसी 34 ये आप कर लेना। हाँ, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर मर गया उसकी प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी क्या होगी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त लिखा गया था कि भाई अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, जितनी फर्म की लाइबिलिटी है उसकी सारी लाइबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी से ली जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर उसकी प्रॉपर्टी लाइबल, ठीक है। फिर हमने बात करी राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। बहुत सिंपल है, एक आउटगोइंग पार्टनर यानी जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है लेकिन फर्म के नाम पे नहीं कर सकता, ठीक है। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट मतलब देखो क्या हुआ कि एक पार्टनर जा रहा है लेकिन अभी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, वो फर्म चल रही है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं हुआ, सेटलमेंट 3 महीने बाद हुआ, तो बीच में 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो लेगा नहीं, वो लेगा बेशक वो आज जा चुका है। दोबारा बोल रहा हूं, मान लो मैं 1 सितंबर को गया लेकिन 30 दिसंबर को सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हुआ, तो इस बीच में भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट का भी मेरा हिस्सा मेरे को मिलेगा, बेशक मैं सितंबर में चला गया, ठीक है। तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन, रिवोकेशन मतलब होता है वापस ले लेना, कंटिन्यूइंग गारंटी को एक वापस हो जाएगा अगर जैसे एक पार्टनर ने गारंटी दे रखी है अपनी फर्म को, उससे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव हो गए तो उसकी कंटिन्यूअस गारंटी भी क्या हो जाएगी। कैसा लगा जी यूनिट नंबर, ऑल वेल है। यूनिट 3 में अपने नोट्स से कराऊंगा, वो मेरे नोट्स जबरदस्त हैं।
आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे बालकों, यूनिट नंबर 3। ज्यादा समय नहीं हुआ अभी, अभी तो बिल्कुल 1.5 ही घंटा हुआ है। देखते हैं 1-1.5 घंटे में कोशिश करेंगे करने की। मैंने 2.5 घंटे का वो लगाया था, बट 3 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे 20 नंबर डन हो रहे हैं भाई, तो आग क्या दिखा रहा है, उसके कहने पे थोड़ी मैं करता हूँ कुछ। अब देखो टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन आपका बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है, डिसोल्यूशन बहुत आसान है, छोटा नहीं है। पहले मैं कराऊंगा रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन ना एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से। किससे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से सर्टिफिकेट लेने का एक प्रोसेस होता है। ऑल वेल, तो इसका जो नेचर होता है वो मेरे बच्चे ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। आपका रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अब ये ऑप्शनल क्या है तो याद करो, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, ये अपना डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और हुएव। अभी एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, ये चीज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखी है। तो जब ओरल होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन कहां से, मुंह से बोल के करवाओगे? नहीं ना, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। लेकिन अगर, क्योंकि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की, नो टाइम लिमिट। ऑल वेल, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा? तो फॉर रजिस्ट्रेशन आपको एक एप्लीकेशन देना है पार्टनरशिप डीड के साथ। सारे पार्टनर उसको क्या करेंगे? साइन करेंगे, या उनके एजेंट उसको क्या करेंगे? साइन। समझ गए बात को? कम से कम 6 रिक्वायरमेंट यानी कि 6 इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको रखनी है। एक फर्म का नाम क्या होगा, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म क्या है, एक अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म क्या है, एक नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म क्या है, फर्म की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ फर्म। ठीक है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा? जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपनी बुक्स में, अपने रजिस्टर में एंट्री कर देगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक फर्म अपने पार्टनर पर स्यूट फाइल नहीं कर सकती, एक पार्टनर फर्म पे स्यूट फाइल नहीं कर सकता, एक फर्म थर्ड पार्टी पे स्यूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी फर्म पे स्यूट फाइल, अच्छा एक चीज, फर्म थर्ड पार्टी पे स्यूट फाइल कर भी सकती है, 100 रुपए तक का सेट ऑफ ले सकती है बस। तो क्या होगा इससे? लेकिन कई लोग 100 रुपए के लिए भी केस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, कई लोगों के लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। केस जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मोनेटरी केस में। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन की। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ज्यूरल रिलेशनशिप, यानी कि लीगल रिलेशनशिप। Simply when the relation among all the partners are terminated, the business of the firm is closed, assets are sold and liabilities are, समझ गए? मतलब अब बंद हो रहा है सब कुछ, क्योंकि लॉस वॉस हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब बंद करके सारी लाइबिलिटीज को क्या की जाएगी? पे की जाएगी। लेकिन लाइबिलिटी कैसे दे? एसेट्स को। तो डिसोल्यूशन का मोड क्या होगा? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो मेरे प्यारो डिसोल्यूशन होता है सबसे पहला बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट मतलब सिंपल, सारे पार्टनर बैठे, ए बी सी डी चारों ने बोला कि भाई बहुत देर, 30-30 साल हो गए हम चारों को, सबकी उम्र 60-61 हो चुकी है, पैसा भी बैंक अकाउंट में बहुत सारा आ चुका है, क्या करेंगे अब इस जीवन में? गधों की तरह 9 बजे आओ, फिर रात तक क्लाइंट की सुनो, ये करो वो करो, छोड़ना बहुत हो गया।
5-5 करोड़ बैंक में सबके, बढ़िया घूमते हैं। अब करते हैं यश की, ठीक है। मैं भी यही करूंगा, मैं 53 की एज में रिटायर हो जाऊंगा। मैंने सोच लिया, एक अमाउंट पकड़ा हुआ है, अमाउंट और 53 विच एवर इज अर्लियर। अगर अमाउंट पहले आ गया तो पहले रिटायर हो जाऊंगा, वो नहीं बताऊंगा। 53 में अमाउंट नहीं आया तो 53 में हो जाऊंगा और आ जाएगा अमाउंट तब तक, ठीक है। ये पूरा आराम से आएगा। तो 53 के बाद मैंने कुछ नहीं करना, मतलब मैं काम नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तब तक कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स होगी बहुत सारी, वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएंगे और फिर अपनी लाइफ जो भी बची है 15 साल 20 साल। हाँ, ऐसा हो सकता है 53 से पहले 53 से पहले मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं या कुछ और हो जाए, वो अलग बात है। अगर नेचुरली मैं जिंदा रहा तो 53 की एज में मैं रिटायर हो जाऊं, नेचुरली अगर रहा। वैसे तो भूकंप का भरोसा नहीं, अभी हिल जाए धरती, है ना, मैं तो यहां से बच जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा। अच्छा आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, वही 4-5 पार्टनर बैठे हुए, उन्होंने आपस में सेटलमेंट किया कि ठीक है बंद करो यार, बहुत हो गया। तो डिसोल्यूशन हो जाता है कैसे? बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ, चाहे वो कोई सी भी पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप पर्टिकुलर वाली हो या एट, लेकिन डिसोल्यूशन बाय नोटिस हो जाएगा एक पार्टनरशिप एट विल। अब देख, विल में कोई ड्यूरेशन नहीं है ना, तो कभी तो पार्टनर जाएगा, ड्यूरेशन नहीं है तो जाना ही बंद कर दे, कभी तो पार्टनर जाएगा। तो पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम व्हेन ए सिंगल पार्टनर गिव्स नोटिस अबाउट डिसोल्यूशन टू ऑल अदर। भाई 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। ए ने बोला भाई बंद करो, हो गया। बी सी डी बोले नहीं, तो कह रहा ठीक है, डिसॉल्व डिसॉल्व करो, अपनी फर्म खोल लो, मैं जा रहा हूं। आगे है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जैसे मान लो किसी, कोई एक्टिव पार्टनर मर गया, या कोई एक्टिव पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या टाइम पास हो गया, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे और वो ऑब्जेक्टिव हो गया, या फर्म की एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, कोई भी। लेकिन ये कंटिंजेंट डिसोल्यूशन है, इसको अवॉइड कर सकते हैं बाय मेकिंग एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। मान लो डीड में पहले से पार्टनरों ने लिख लिया कि देख भाई, अगर किसी की डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग फर्म को बंद, तो फिर बंद नहीं करेंगे। ऑल वेल। फिर हम बात करते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन की। अब तो फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन मींस अब आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो फर्म अब आप डिसॉल्व क्यों करोगे? हेयर डिसोल्यूशन कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन देयर इज कंट्रारी यानी अगेंस्ट, जैसे डेथ ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट, या बिजनेस ही इलीगल हो गया, ये सारे इंसॉल्वेंट हो गए, दिक्कत। ओके। डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया। अब कोर्ट आपको कब इंटरवेन करता है? जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो चुका है। 4 पार्टनर, एक पागल हो गया मोहब्बत में, ठीक है। अब जो पागल हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसको कह रहे हैं भाई फर्म बंद करते हैं, तो वो नहीं कर रहा फर्म बंद, तो कोर्ट में जाके फिर बंद करवाई गई। या एक्टिव पार्टनर परमानेंटली फिजिकल इनकेपेबल हो गया, या पार्टनर के पार्ट से मिसकंडक्ट है, कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ प्रोविजन हो रहे हैं, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को लगातार तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। व्हेन ए पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू एंड कंटिन्यूअस लॉस इन द, या कोई और जस्ट एन इक्विटेबल रीजन। अब हो गया हमारा पार्टनरशिप बंद। अब बंद करने के बाद बहुत सारे क्या होने वाले हैं? पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर्स, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद के मैटर्स, कई सारे मैटर्स।
सबसे पहला मैटर ये होता है, जब डिसोल्यूशन हो जाए, डिसोल्यूशन होते ही नंबर वन एक्टिव पार्टनर एक पब्लिक नोटिस देता है। क्या देता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व पब्लिक नोटिस by active partner just after the dissolution, otherwise active partner will be personally liable for every activities done just after the dissolution. 28 दिसंबर को फर्म बंद हुई है, नोटिस 4 जनवरी को दिया, 28 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में अगर कोई लाइबिलिटी अराइज हुई तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? फर्म लाइबल, सॉरी एक्टिव पार्टनर, फर्म नहीं एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो देखो लिखा है पब्लिक नोटिस फॉर डिसोल्यूशन, इट मींस एवरी एक्टिव पार्टनर विल कंटिन्यू टू लाइबल इवन आफ्टर डिसोल्यूशन टिल पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन। ठीक है, देखो सिंपली लाइबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पार्टनर कम्स टू एंड आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। स्लीपिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर और इंसॉल्वेंट पार्टनर की लाइबिलिटी, बस एक पार्टनर लाइबल होगा, उसको बोलोगे आप एक्टिव पार्टनर, बाकी का कोई भी पार्टनर लाइबल। समझ गए? अब करते हैं पार्टनर का सेटलमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट का। सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ, देख भाई प्रॉफिट किस में लिया था? पीएसआर में ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। लेकिन याद करो, मान लो कि फर्म का 4 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहां केस आया गार्नर वर्सेस इंग्लैंड की कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि कोई भी लॉस या कोई भी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंसॉल्वेंसी अगर किसी पार्टनर की हो गई उसकी वजह से आई है, तो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो के अंदर आप वो बियर करेंगे। ऑल वेल। और पेमेंट का सीक्वेंस क्या होता है? पहले आउटसाइडर को पे करो, फिर पार्टनर के लोन एंड एडवांस पे करो, पहला आउटसाइडर को, दूसरा पार्टनर के लोन एंड एडवांस, रीपे द कैपिटल ऑफ पार्टनर और सरप्लस। ऑल वेल। और यहां पर है यूज ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ओरली बता देता हूं। अगर किसी पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स फर्म में यूज की जा रही थी और फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, तो वो प्राइवेट एसेट्स पहले पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में लगाएंगे एंड देन प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। सर जी कोई पार्टनर ने 5 साल का प्रीमियम दिया था गुडविल का, फर्म 2 साल में डिसॉल्व हो गई, तो सर बाकी के 3 साल का प्रीमियम उस पार्टनर को पहले रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि फर्म का प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो चुका है। ऑल वेल। अब बात करते हैं, प्रीमियम 3 केसेस में रिटर्न नहीं किया जाता। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी पेइंग पार्टनर जो जिसने प्रीमियम पे किया था उसकी तरफ से कोई गड़बड़ है, या एक्सप्रेस प्रोविजन है किसमें? पार्टनरशिप डीड में। याद रखना पार्टनरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर किसी पार्टनर, कोई नया पार्टनर फ्रॉड कर फर्म में आया है तो। इफ ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, then such mislead partner gets following 3 rights. Number 1, right to rescind the partnership, right to have lien on surplus after payment to, and right to ask for all well. अब मान लो आज फर्म डिसॉल्व हो गई तो फर्म की गुडविल किसी और को बेची गई, तो फिर जिसने खरीदी है वो फर्म के नाम से बिजनेस कर सकता है, और जिन्होंने बेची है वो अब फर्म के नाम से बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि गुडविल बिक चुकी है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन कहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी सोल्ड टू इंक्लूडिंग ए पार्टनर। राइट्स ऑफ बायर ऑफ गुडविल, तो बायर जो गुडविल का है वो सेम बिजनेस करेगा और क्लाइंट को एज सक्सेसर रिप्रेजेंट करेगा। ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? वो सिमिलर बिजनेस कर सकते हैं लेकिन गुडविल यूज नहीं कर सकते और कस्टमर फर्म का यूज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ऑल वेल। तो ये मेरा रिवीजन है किसका? यूनिट नंबर। कैसा लगा बेटे? ठीक है, तो पूरा 1 2 3 हमने पूरा डन कर लिया। मुझे लगता है इससे अच्छा पार्टनरशिप आपको मिलेगा नहीं, हमने पूरा कर लिया। एक काम करने वाले, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे।
तो आ जाओ जरा। अरे 10 मिनट में वैसे ही हो जाने, क्या 15-20 मिनट में हो जाएंगे। चलो आ जाओ जी। बेटे आ जाओ जी, स्टार्ट कर दे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता हूं। कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस का रूल है। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी आप लोगों को, आप लोगों ने सुनी हुई है कैसे लिखना है एग्जाम में। आप लोगों को जब भी एग्जाम में आप लिखोगे, सबसे पहली बात, ठीक है, आप सेक्शंस का यूज तब करोगे जब आप 100% 100% श्योर हो दैट कि आप ओके हो। अदरवाइज आप लिखोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ, जो भी जो भी प्रोविजन होगा आप प्रॉपरली वो लिख कर आओगे। ठीक है, प्रोविजन लिखना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं लिखना कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर दिस सेक्शन नंबर दैट, क्योंकि आपको सेक्शन नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, आप ना यूज करा करो लॉ के वर्ड्स को ज्यादा। जैसे पैसे वैसे किसी को दे रहे हो तो कंसिडरेशन, है ना, मे शैल, ये ऐसे शब्दों का आपने यूज करना है। ये मेरी आप वीडियो दोबारा से 5-6 मिनट की है, तो मैं इसके इसी वीडियो को अपलोड करूंगा, तो इसके नीचे कोशिश करूंगा लिंक भी उस वीडियो का मैं डाल दूं। ठीक है, वो वीडियो डाली हुई है मैंने, मेरे चैनल पे है, आप लोग देख लेना एक बार उसको भी। ठीक है, और कुछ और कॉमन बातें देखो, आप ना क्वेश्चंस के आंसर को शॉर्टकट में मत लिख कर आओ। हमारी आदत होती है हम आंसर को यस नो, एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान। और आंसर को 3 पार्ट में लिख कर आना है। सबसे पहले आपका लीगल बेस होगा, केस स्टडी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, फिर आपके फैक्ट एंड एनालिसिस होगी, एंड देन ऑल वेल। अब यहां पर ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मिस्टर एक्स यू और मिस्टर वाई यू, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप, एक्स यू इंट्रोड्यूस एम यू एंड एज इज पार्टनर टू जेड यू। मतलब मिस्टर एम को ले गए किसी जेड के पास, बोला कि ये हमारा, और एम क्या रहा, और जेड यू एक ट्रेडर था, उसने सोचा कि एम यू क्या है, पार्टनर, और 50 लैपटॉप किसको दे दिए, फर्म को क्रेडिट पर। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड जेड यू डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ सोल्ड टू द, अब जेड को पैसे नहीं मिले, जेडयू ने केस करा एक्सयू एंड एमयू पर फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। क्या एमयू लाइबल होगा? तो यस, सेक्शन नंबर 20, अभी अभी रिवीजन करिए इसकी। चलो इसको लिखना कैसे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ब्लैक पेन यूज करना है,
black ball. As per section 28 of Indian Partnership Act 1932, तीनों एक्ट के पहले शब्द बड़े होने चाहिए. पार्टनर, पार्टनरशिप, बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज. लिख सकते हो. मैं तो एक एक वो दे रहा हूं. पार्टनर बाय स्टॉपल. वेयर अ मैन, जब कोई बंदा होल्ड्स हिमसेल्फ. अभी मैं क्या लिख रहा हूं? अभी मैं लीगल प्रोविजन लिख रहा हूं. ठीक है. होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर या एज ए पार्टनर और अलाउ अदर टू डू इट, देन ही इज, ऐसे लिखो, देन ही इज देन स्टॉप्ड. बाद में वो बना स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग. ठीक है. ऑल वेल. ए पर्सन मे हिमसेल्फ by his word or by his conduct have induced other to believe that he is a partner. ठीक है. In this given case, in the given case, अब आपको क्वेश्चन नहीं, अभी मैं ये प्रोविजन है. अब मैं लिखूंगा फैक्ट. क्वेश्चन का क्या है? और फिर क्या लिखूंगा? इन द गिवन केस. अब मुझे देखो, मैंने क्या बताया, 3 स्टेप में आपको आंसर लिखने होते हैं. एक लीगल बेस आपने लिखना है, वो मैंने लिख दिया. अब आपने, मैं फैक्ट आपको लिखवा नहीं रहा हूं, आपने लिखना है. मिस्टर एक्स एंड एम यू आर पार्टनर इन ए फर्म. एक्स इंट्रोड्यूस एम. मतलब इसको पूरा लिख दो शॉर्ट में, समरी लिख दो आप इसकी. तो आपने गिवन केस में यहां पर क्या लिख देना है? अच्छा, ये समरी वहां मत लिखे ना, समरी मतलब क्वेश्चन की समरी. एंड फिर आपको क्या करना है? अब कंक्लूजन मैं आपको लिखवा रहा हूं है. हाँ, डाल सकते हो, एडिंग डाल सकते हो. डायरेक्ट भी लिख लोगे तो कोई इशू नहीं. लीगल प्रोविजन डायरेक्ट लिख लो. इन द, आप एक काम करना, डायरेक्ट ही लिख लेना. गैप दे दे के लिखना. पैराग्राफ वाइज लिखना आंसर. ठीक है. कोई वो मत लिखना, लीगल बेस ये सब मत लिखना. बस पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट एंड कंक्लूजन. हेडिंग मत डालना, डायरेक्ट करना. कंक्लूजन. एमयू, एमयू क्या था? वो एम्प्लॉय था ना, मैनेजर, जो भी है. इज ऑल्सो लाइबल फॉर प्राइज बिकॉज he becomes
ए पार्टनर बाय 28। ये लास्ट वाला एज पर सेक्शन मत लिखना क्योंकि हमने ये ऊपर लिख दिया। कैसा लगा जी? सिंपल। क्या समरी? तो क्वेश्चन उतारना है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब मैं ना एक बार जा रहा हूं जरा बुक के ऊपर इसका आंसर पढ़वाने। जाओ, हो गया तुम्हारा ये? अब जरा देखते हैं, ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, ओ यूनिट नंबर 1 का, और टाइप्स ऑफ पार्टनर का यूनिट 1। नहीं, मैं आंसर नहीं पढ़वा रहा, मैं ये पढ़वा रहा हूं इन्होंने क्या लिखा है। देखो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या लिखा है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय where a man hold himself out as a partner or allow other to do it, then he is stopped from the character he has assumed upon the faith or which creditor may be presumed to have। या आप ये लिख लो, ऐसे पांचों पॉइंट लिख के हो गया तुम्हारा। और नीचे वाला भी मैंने इसकी भी लाइन लिखवाई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये आपके मॉड्यूल में आया हुआ है, एग्जाम में आए 2 बार क्वेश्चन, ठीक है। ये मई 18 मई 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर आप लोग सब समझना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए पार्टनरशिप, दे वर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, कई सालों से ये बिजनेस को। स्पाउसेज ऑफ एक्स एंड वाई फॉट इन लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इश्यूज। याद करो, इसका हमने क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल, यस। लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इशू एंड एक्स की वाइफ वॉज हर्ट बैडली। X got angry on the incident and he convinced Z to expel Y from their partnership. Y was expelled from the partnership without any notice from X and Z. Consider the provision of Indian Partnership Act. State whether they can expel a partner from the firm and what are the criteria for test in the good faith. अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर एक्सपल कर सकते हैं? पार्ट या तो गुड फेथ में होना चाहिए, इंटरेस्ट में होना चाहिए, होना चाहिए ना। लिखवाऊंगा अभी एक बार, चलो पहले लिख लेते हैं। तो अब आप इसको शुरू कैसे करेंगे? तो सबसे पहला इसका सेक्शन 33 क्या है? सेक्शन नंबर 33 देखते हैं एक बार, चलो। नहीं है तो 33, वो तो हमें भी पता है। ये देखो, ये सेम एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है एग्जाम में, है ना। अब आपको ये लिख के आ जाना सीधा, A partner may not be expelled from a firm by majority of partner except in exercise in good faith. इसलिए पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, मस्ट बी मेजोरिटी, मस्ट बी इन। अगर सारी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो एक्सपल्शन जो है बोनाफाइड नहीं है। तो मिस्टर पार्टनर बी ये वैलिड नहीं है, इन्होंने खुद ही आंसर दिया हुआ है पूरा, यही क्वेश्चन है। समझ गए? नोट करवाऊं? बिल्कुल बेस्ट।
ठीक है, लिखवाऊं या नहीं? सामने ये आंसर, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर नंबर 3। कहाँ गया? ओहो, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। डिफाइन करो किस चीज को? तो देखो, डिफाइन इम्प्लाइड अथॉरिटी ये आपके नवंबर 19 में भी आया था, नवंबर 19 के मॉड्यूल में था, और अभी क्वेश्चन में आया है पिछली बार। डिफाइन implied authority in the absence of any uses or custom or trade. The implied authority of the partner does not empower him to do certain, state the act which are beyond the, तो बताओ क्या क्या नहीं कर सकता? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, पर्सनल बैंक अकाउंट, ये वो है ना। सेक्शन नंबर 19 से लेकर 23 तक। चलो नोट करें। हाँ हाँ बिल्कुल, 19 से 22 तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, जो लेकिन हमसे क्या पूछा है? सिर्फ बियॉन्ड पूछा है ना, तो आंसर देखो कैसे लिखोगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। क्योंकि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किए तो फर्म बाइंड होती है, ये 22 बोलता है ना। द एक्ट ऑफ द पार्टनर which is done to carry on in the usual way bind the firm। गलत तो नहीं बोला मैंने? and the authority of a partner to bind the firm is called, कौन सी अथॉरिटी है? इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, ये तो मैंने इम्प्लाइड अथॉरिटी को समझा दिया थोड़ा सा, बट उसने मुझसे कुछ और पूछा है। उसने मुझसे क्या पूछा है? आपने मेरे से बोला बियॉन्ड कौन कौन से है, तो लिखो इन द एब्सेंस ऑफ any uses or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कितना मजा आए तुम्हें। तो देखो मैंने कई सारे बताए ना, एक तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, एक वो बैंक अकाउंट, एक वो एक वो किसी से केस फाइल वापस, एक वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, समझ गए? वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच, ऑल वेल। देखते हैं, नॉट है, ठीक है, नॉट। हाँ अरे ये तो कह तो रहा हूँ, absent ऑफ एनी यूसेज और कस्टम। सबमिट ए डिस्प्यूट
of firm to arbitration, open a bank account on behalf of firm in his own name. अपने नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता. Cannot withdraw a suit or proceedings. कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो और भी पॉइंट इसके हो सकते हैं. ठीक है, कैसा लगा जी? पूरे नंबर मिलेंगे. अब जरा देखो एक और क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ओए सुबह, अगर पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर डाउट आता है तो वो इस क्वेश्चन में आता है बच्चे. मैं ना वो डाउट क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही क्लियर करता हूं. एक पार्टनर, सब सुनना बच्चे, क्या एक माइनर, सॉरी नॉट पार्टनर, पहले बताओ माइनर का सेक्शन क्या है? वेरी नाइस, अभी अभी किया था. एक माइनर जो है वो एक फर्म के का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन प्रॉफिट में आ सकता है. और जब वो मेजर हो गया तो फर्म का पार्टनर कब बनेगा? 6 महीने में. और अगर नोटिस 6 महीने में नहीं दिया तो मान लिया जाएगा वो पार्टनर है और उसकी लाइबिलिटी, मतलब उसको नोटिस देना है विद इन 6 मंथ. या तो वो बोलेगा मैं पार्टनर हूं, या वो बोलेगा मैं पार्टनर नहीं हूं, और नोटिस नहीं देगा तो लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी उस माइनर की. ऑल वेल, अब पढ़ो क्वेश्चन. अनलिमिटेड नहीं होती, जितनी जो भी फर्म के बाकी के पार्टनर की. सुनो, एबीसी 3 पार्टनर है, उन्होंने एक माइनर को अपनी फर्म में बुलाया. जब वो माइनर था वो अपना काम कर रहा था, आज वो मेजर हो गया. मेजर होने के बाद 6 महीने के अंदर या तो वो माइनर जो मेजर हो गया है उसको पब्लिक नोटिस देकर ये सबको बताना पड़ेगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर बन रहा हूं या इस फर्म का पार्टनर नहीं बन रहा हूं. अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो 6 महीने बीतने के बाद वो बंदा नॉर्मल पार्टनर माना जाएगा, और नॉर्मली जो पूरी फर्म की लाइबिलिटी होती है वो उसके ऊपर भी आ जाएगी. दैट्स इट. हाँ, ठीक है. देखो, मास्टर एक्स was introduced to the benefit of partnership of ABC and company with the consent of all partners. After attaining majority, more than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner in the. Later on, Mr. L, a supplier of material to MSABC and company, filed a suit against MSABC and company for recovery of the debt due. In the light in the Indian Partnership Act, explain to what extent X will be liable and can Mr. L recover his debt from. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आया. अच्छा भाई, मास्टर एक्स जो कि माइनर है वो एक फर्म के बेनिफिट में इंट्रोड्यूस किया गया विद द कंसेंट ऑफ ऑल. जब वो मेजर हो गया तो 6 महीने बीत चुके, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो पार्टनर बनाया. बाद में मिस्टर एल कोई बाहर का सप्लायर था, उसने एबीसी एंड
कंपनी यानी फर्म को क्या दिया, सूट फाइल किया, रिकवरी ऑफ देयर डेप्ट। अब आप बताओ एक्स कितना लाइबल होगा और क्या मिस्टर एल एक्स से पैसे रिकवर कर सकता है माइनर से, तो यस कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी के पास मेरा फोन नंबर है, इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे सबके सब। अब आज कर दो आज की डेट में, और जो अभी मेरी वीडियो को देखेंगे वो देखते ही नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करोगे अपना आंसर, आप अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज को तभी लिखना जब आपने बुक से पूरा पढ़ लिया हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले रिवीजन में। थैंक यू।